एपिसोड की शुरुआत होती है लिन और शी से, जो कि ऑफिस के बाहर शी की आंटी का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के साथ साथ उनके लिए एक प्रोजेक्ट की डील भी लेकर आई थी। शी की अंकल की एक कंपनी है जिसमें वो इस टाइम एक अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, इसीलिए आंटी अपनी एक प्रोजेक्ट पर खुद से काम करेगी। फिर उनके आने के बाद लिन और शी उन्हें ऑफिस के अंदर लेकर जाते हैं। आंटी के साथ उनकी टीम के कुछ लोग भी आए हुए थे, जिनके साथ लिन और शी और मिस्टर वू एक मीटिंग करते हैं। आंटी उन सभी को अपने प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देती हैं और उनका प्रेजेंटेशन ईयर 2013 में ही एआई से रिलेटेड और क्लाउड कंप्यूटर से रिलेटेड था। साथ ही आंटी लिन की पीवी ग्लास प्रोजेक्ट को लेकर भी कुछ आइडियाज लेकर आई थी। यहाँ पर लिन के साथ मिस्टर वो को आंटी का आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो लोग इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने का डिसाइड करते हैं। वहीं शी इस दौरान अब तक हुए इको गार्डन के काम को लेकर उन सभी को अपडेट देती है। फिर लिनो ने पीवी ग्लास प्लांट का टूर करवाने ले जाने वाला था, पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड डोंग को उनका कुछ काम कंप्लीट करना था। आंटी के साथ एम्प्लॉयज़ को भी जल्दी निकलना था, इसीलिए वो लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर वू लिन और शी और आंटी को अपने कैबिन में ले जाकर चाय पिलाता है और आंटी के सामने लिन और शी की काम की तारीफ करने लग जाता है। यहाँ पर मिस्टर वू का रिटायरमेंट एज निकल चुका था, फिर भी वो काम कर रहे थे और उनका काम में इतना इंटरेस्ट है कि वो न्यू ईयर पर अपनी वाइफ के साथ न्यूयॉर्क अपने बच्चों से मिलने तक नहीं गए। इसीलिए लिन उनको इस प्रोजेक्ट के बाद रिटायरमेंट लेकर अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करने को बोलता है, पर मिस्टर वू का शायद रिटायरमेंट लेने का कोई प्लान ही नहीं था, क्योंकि वो घर पर रहकर बोर हो जाते हैं। उनके बच्चे भी यूएस में सेटल हो चुके हैं और उनका अपनी वाइफ के अलावा और कोई भी नहीं है। पर मिस्टर वू अपने रिटायरमेंट से पहले शी को इस कंपनी का मेंटर बनाकर जाना चाहते थे, जो बात सुनकर वो सभी हंसने लग जाते हैं। फिर वही लोग पीवी ग्लास प्रोजेक्ट का प्लांट देखने के लिए जाते हैं, जहां पहले से शिनजिंग अपने कुछ इन्वेस्टर के साथ आया हुआ था। शिनजिंग के साथ शियान भी मौजूद थी, क्योंकि वो लोग लिन के ग्रैंडपा शियाओ की कंपनी में काम करती थी। लेकिन वहां पर लिन को देखकर ना ही शिनजिंग खुश था और ना ही शी को देखकर शियान खुश थी। यहाँ पर शिनजिंग का मैनेजर उसे पहले ही लिन के साथ आए हुए लोगों का इंट्रोडक्शन बता देता है। फिर जब लिन शिनजिंग के पास आता है तो वो लिन की इंसल्ट करते हुए उसके साथ रूड होकर बात करने लगता है, यहाँ तक कि लिन को नीचा दिखाने के लिए वो शी के काम की तारीफ करने लगता है। भले ही लिन को शिनजिंग की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड लिन की इंसल्ट होता हुआ देखकर शी जरा भी खुश नहीं थी, इसलिए वो इनडायरेक्टली शिनजिंग की इंसल्ट कर देती है। शी के मुताबिक उसे शिनजिंग की तरह अपने फैमिली बिजनेस प्रॉपर्टी बैठे बैठे नहीं मिला है, बल्कि वो खुद अपने दम पर काम करके आगे बढ़ना चाहती है। इसीलिए तो उसने अपने पेरेंट्स की कंपनी नहीं संभाली और लिन के अंडर एक छोटे पोस्ट पर काम कर रही है। शी की ये बात शिनजिंग को जरा भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो लिन को इंसल्ट करके वहां से चले जाता है। लेकिन जाने से पहले वो शियान को शी के साथ दोस्ती बढ़ाकर उसे लिन की कंपनी की बात निकलवाने को बोलता है। अगर शियान उसकी क्लासमेट थी तो उसके लिए ये काम इतना मुश्किल नहीं होगा। शियान भी उसकी बात मान जाती है। अब उनके जाने के बाद आंटी शी और लिन की तारीफ करती है। जिस तरह दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं, वो देखकर उन्हें यकीन है कि दोनों फ्यूचर में भी इतना ही खुश रहेंगे। वहीं हुआया बैंक में जैंग को लेकर गॉसिप चल रही थी कि जैंग और केविन दोनों मिया से प्यार करते हैं। मिया को लेकर दोनों के बीच फाइट हुई और इस दौरान केविन जख्मी हुआ। अब केविन के अंकल बहुत ही पावरफुल पर्सन है, इसलिए अपने फायदे के लिए जैंग केविन को हॉस्पिटल लेकर गया। ये सब सुनकर जैंग शॉक रह जाता है। वो तो जानता भी नहीं है कि भला केविन के अंकल है कौन। वो आखिर अपने करियर में केविन के अंकल से फ़ायदा पाने का सोचकर उसकी हेल्प क्यों करेगा। केविन उसका दोस्त है, इसलिए उसने उसकी हेल्प की। उसकी जगह अगर कोई और होता तब भी वो उसकी हेल्प करता। और मिया से ना तो केविन प्यार करता है और ना ही वो, पर जैंग की बातों पर विश्वास करेगा कौन। एक बार अगर कोई गॉसिप बाहर आती है तो लोग उसे सच मान लेते हैं। यहाँ तक कि जैंग का बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाकर इन्हें गॉसिप की बात कहता है, लेकिन वो ज़्यादा देर जैंग को अपने कैबिन में नहीं रखता, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं लोग ये ना सोच ले कि केविन के अंकल पावरफुल पर्सन है, इसीलिए वो भी जैंग को करियर में आगे बढ़ाने के लिए फेवर कर रहे हैं। ये सब देखकर जैंग को बहुत ही बुरा लगता है। हालांकि उसके दोस्त जैंग को लेकर ऐसी बात नहीं सोचते थे, फिर भी वो दुखी था। ऐसे गॉसिप से तो उसका पूरा करियर, उसका कैरेक्टर खराब हो सकता है। वहीं मिया के मुताबिक जैंग तो फिर भी लड़का है। सोचो अगर ये गॉसिप निकलती
कि वो केविन और जैंग के पीछे पड़ी है, दो दो लड़के घुमा रही है। तब तो उसके कैरेक्टर के साथ साथ उसका करियर भी खत्म हो जाता और ना ही उसे कोई लाइफ पार्टनर मिलता। मिया की ये बात जैंग के दिल को छू जाती है। अब जाकर उसे शी की प्रॉब्लम समझ में आई। उसे प्रपोज करने के बाद कॉलेज में शी को लेकर भी कितनी गंदी बातें निकली थी। लोग सोच रहे थे कि शी उसके और श्यान के बीच में आ रही है, उन्हें अलग करना चाहती है, जबकि वो और श्यान तो कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं और ना ही उसने शी को कभी कॉलेज में प्रोटेक्ट किया और उसके लिए स्टैंड लिया, बल्कि वो तो पीछे हट गया और शी को अकेले उन गॉसिप्स का सामना करना पड़ा। उसने कभी उसकी हेल्प नहीं की। आज जब वो सेम चीजें उसके साथ हुई तब उसे शी का दर्द और ह्यूमिलेशन समझ आया। रात को वो उसे सॉरी बोलने का सोचता है, लेकिन शी को टेक्स्ट भेजने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जैंग सिर्फ बैठकर उसे याद करके रोता रहता है। अगले दिन अब जैंग उसे मिलने जाता है, उसे शी के बारे में बात करने, और जैंग उसको लंच पर लेकर जाता है। वहीं शी पीवी ग्लास प्रोजेक्ट की साइट पर काम देखने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर एक इंजीनियर उसके और लिन के काम की तारीफ करता है। उसने आज तक किसी रिच फैमिली के बच्चों को अपने काम में इतना मेहनत करते हुए नहीं देखा था। उस इंजीनियर की बात सुनकर शी खुद पर बहुत ही प्राउड फील करती है। तभी उसे लिन का वॉइस मैसेज आता है, जिसका शी जवाब देने लग जाती है। और इस दौरान रात को हॉटपॉट खाने का प्लान बन रहा था। उसके कुछ देर बाद शी को रियू का कॉल आता है, जो कि उसको जैंग से मिलने के लिए बोलता है। जैंग को देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो समझ चुका था कि जैंग शी से प्यार करता है और कहीं ना कहीं उनके बिछड़ने की वजह रियू खुद को मानता है, क्योंकि फॉरेन ट्रिप में जाने के बाद जब शी ने अपना इंटरनेशनल नंबर ले लिया था तब जैंग ने रियू से शी के बारे में पूछा था, पर रियू शी को उसके बारे में बोलना भूल गया। उस टाइम जैंग उनके घर पर कई बार शी से मिलने आया था। शायद तब अगर शी जैंग से एक बार मिल पाती तो आज दोनों साथ होते। शी अब रियू की बातें सुन तो रही थी, तभी उसे लिन अपने सामने दिखता है। अब तक वो जान चुकी है कि उसका सोलमेट कौन है। जैंग के साथ अगर उसका मिलना होता तो दोनों के बीच कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं। डेस्टिनी ने उन्हें सही टाइम पर मिलने नहीं दिया, पर अब उसका फ्यूचर, उसकी लाइफ की रोशनी लिन है। जैंग तो उसके पास की तरह कहीं पीछे रह गया है। ये बोलकर शी रियू का कॉल कट कर देती है और लिन के पास आती है। दोनों अब अपना काम खत्म करके हॉटपॉट के लिए ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं। इस दौरान लिन ने शी का हाथ पकड़कर रखा हुआ था, पर शी वॉशरूम जाने का बहाना करके लिन से छुपकर कुछ तो करने जाती है। घर आकर दोनों हॉटपॉट की तैयारी करते हैं, पर शी का सारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन लिन तो लॉबस्टर कैसे काटना है ये फिगर आउट नहीं कर पाता, जिस बात पर दोनों को बहुत ही हंसी आती है। किस तरीके से अब दोनों हॉटपॉट वीडियोस देखकर उसे बना ही लेते हैं। इस दौरान शी लिन से जानना चाहती थी कि लिन ने उस दिन जे के बर्थडे पर क्या हुआ, इसके बारे में उससे कुछ पूछा क्यों नहीं। लिन के मुताबिक उसे शी पर भरोसा है। जब शी उस दिन उसे देखते ही उसकी गले लगी थी तभी उसे बहुत सुकून मिला। बाकी उस पर शक करने जैसी उसे कोई बात नहीं लगती। ये सुनकर शी को बहुत ही अच्छा लगता है। डिनर के बाद शी घर जाने वाली थी, पर वो लिन को स्टडी रूम में बुक्स लाने को कहती है, जहाँ पर लिन को टेबल पर सोयाबीन की जगह रेड बीन्स मिलती है। ये देखकर लिन समझ जाता है कि शी ने उसे वहाँ पर रखा है। मॉल में शी वॉशरूम जाने का बहाना करके यही खरीदने गई थी। वो बाहर जाकर इस बारे में शी से पूछता है। असल में उसने लिन की लेफ्ट हैंड थेरेपी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रेड बीन्स को वहाँ पर रखा था। ये सुनकर लिन को बहुत ही अच्छा लगता है। आज वैसे शी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जब लिन को किस करती है तो लिन उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि शी और उसके दोस्तों को फिर से लिन की तरफ से लंच मिलता है। लगातार 3 दिनों से लिन उनके लिए लंच भेज रहा था, वो भी रेड बीन फ्लेवर का, क्योंकि शी ने उसकी लेफ्ट हैंड थेरेपी के लिए रेड बीन उसके टेबल पर रखी थी, बस उसी प्यार को याद दिलाने के लिए। लिन शी के लिए यही एफर्ट्स कर रहा था, जो देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर शी लिन के कैबिन में जाकर उसे मीटिंग के लिए रेडी होने को बोलती है। दोनों मीटिंग के लिए नानजिंग सिटी जाते हैं, जहाँ पर शी की आंटी का ऑफिस है। वहाँ पर उनकी पीवी ग्लास प्लांट बिल्डिंग का डिजाइन डिस्कस हो रहा था। सभी को डिजाइन पसंद तो आता है, पर शी को ये डिजाइन खास नहीं लगता। उसके हिसाब से इस डिजाइन से बिल्डिंग के लोअर पार्ट में कम स्पेस होगी। शी को और भी प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी, पर वो उन आर्किटेक्ट्स की फीलिंग हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उनके सामने कुछ भी नहीं बोलती। पर मीटिंग खत्म होने के बाद शी अपनी आंटी और लिन को अपने दिल की बात बोल देती है। उसके मुताबिक पीवी ग्लास पैनल्स को वेस्ट साइड की तरफ लगाने से ज़्यादा पावर्स बचेगी और उनका प्रॉफिट भी होगा। साथ ही बिल्डिंग के लोअर पार्ट में स्पेस भी बचेगा और सनलाइट भी आएगी।
शी का ये आइडिया उनको बहुत पसंद आता है, पर आंटी शी को अगली बार से अपना ओपिनियन खोलकर देने को बोलती है। भले ही सामने कितना भी एक्सपीरियंस पर्सन बैठा हो, वैसे शी सभी के इमोशन को लेकर इतना सोचती थी। ये बात लिन को बहुत ही अच्छी लगती है। वो तो उसकी तारीफ करते हुए थक ही नहीं रहा था। अब जब ये दोनों बात करते हुए अपनी सिटी आ रहे थे, तभी शी को उन्हीं आर्किटेक्ट्स का मैसेज आता है जिन्होंने उसे एक नया बिल्डिंग का डिजाइन भेजा था, जो कि दोनों को ही काफी पसंद आता है। ये डिजाइन बिल्कुल उसके हिसाब से बना हुआ था। उन डिजाइन को अपने अंकल को दिखाने के लिए वो भेज देती है। अगले दिन संडे था, तो शी लिन के घर पर बुक्स पढ़ रही थी और लिन भी अपनी मेडिकल बुक्स पढ़ रहा था। कई दिनों से दोनों अपने काम में काफी बिजी थे। आज जाकर उन्हें छुट्टी मिली है एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए। वैसे शी को तो लिन के साथ डेट पर जाने का मन था, पर बाद में शी ने ही घर पर टाइम स्पेंड करने का प्लान बना लिया। यहाँ पर दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं। इस दौरान लिन शी के करीब आकर उसे किस करता है। फिर दोनों पीवी ग्लास बिल्डिंग को क्या नाम दे, इस पर डिस्कशन कर रहे थे। तभी शी को उसकी ग्रैंडमदर का कॉल आता है, जो कि ग्रैंडपा से बहुत ही परेशान है। उनको बार बार चक्कर आ रहे हैं, फिर भी वो हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है। ये सुनकर शी कल उनके घर जाने का प्रॉमिस करती है। अब जब शी ग्रैंडपा की प्रॉब्लम लिन को बताती है, तब लिन भी कल उनके साथ जाने का डिसाइड करता है। अगले दिन अब लिन बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर शी के साथ उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं, लेकिन उनका वेलकम करते दौरान शी के ग्रैंडपा फिर से चक्कर खाकर गिरने वाले थे, पर लिन उन्हें पकड़ लेता है। वो ग्रैंडपा से उनका पूरा प्रॉब्लम जानकर उनका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करता है, साथ ही उन्हें पूरे डाइट प्लान और मेडिसिन के बारे में भी समझा देता है, जिससे ग्रैंडपा को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। यहाँ पर शी का बॉयफ्रेंड एक डॉक्टर है और इतना हैंडसम भी है। ये देखकर ग्रैंड पेरेंट्स काफ़ी खुश थे। वो दोनों तो उन्हें बिना लंच किए जाने ही नहीं देते। हालांकि शी लिन के साथ किचन में जाकर ग्रैंड मदर की हेल्प करती है। यहाँ पर लिन पहली बार ट्रेडिशनल चाइनीज़ किचन देख रहा था। वहाँ पर कैसे खाना बनता है, ये शी से जानकर वो खुश था। फिर दोनों ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बातें करते हुए अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। तभी ग्रैंड माँ को उनकी फ्रेंड का कॉल आता है, जिन्हें वो शी की डॉक्टर बॉयफ्रेंड लिन की बातें प्राउडली बता रही थी कि किस तरीके से लिन ने कुछ ही मिनट्स में ग्रैंडपा को ठीक कर दिया। ये सुनकर ग्रैंडमा की फ्रेंड लिन से मिलकर अपनी बीमारी के बारे में पूछना चाहती थी और लिन से परमिशन मिलने पर ग्रैंडमा अपनी फ्रेंड को बुला लेती है। हालांकि उनकी फ्रेंड अपने साथ कुछ और लोगों को भी बीमारी दिखाने के लिए लेकर आई थी। फिर भी लिन बिना किसी प्रॉब्लम के सभी का ट्रीटमेंट कर रहा था। उन्हें मेडिसिन कौन सी लेनी है ये समझा रहा था। वो लोग उसके ट्रीटमेंट से खुश होकर उसे पैसे देना चाहते थे, पर लिन किसी से भी पैसे नहीं लेता। हालांकि वो लोग लिन के लिए अपने फार्म से वेजिटेबल्स लेकर आए थे, जिन्हें वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर तभी ग्रैंड पेरेंट्स के घर में कुछ लोन माफिया आते हैं, जो कि ग्रैंड पेरेंट्स से अपने पैसे मांगते हैं। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, ऊपर से वो लोग शी और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहे थे। तब लिन शी के सामने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये देखकर लोन माफिया उन्हें लोन की डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, जिसमें लिखा हुआ था कि शी के फादर की सेकेंड वाइफ यून और उसके पहले हस्बैंड ने उनसे लोन लिया था, जहां पर यून और उसके फर्स्ट हस्बैंड ने लोन की गारंटी शी के फादर और उसके ग्रैंड पेरेंट्स को बनाया था। पर अब तक यून ने लोन पे नहीं करा, तो लोन की गारंटी जिस पर है उनसे ही लोन माफिया पैसे मांगने के लिए आए हैं। हालांकि ग्रैंडमा किसी और का लोन भरने के लिए तैयार नहीं थी, यहाँ तक कि वो अपने बेटे फैंग पर भी गुस्सा थी। ऊपर से ये सब टेंशन के चलते ग्रैंडपा की हेल्थ फिर से बिगड़ने लग जाती है। ये सब देखकर शी अपने पापा को कॉल करके पूरा मामला बताती है। तब फैंग अपने सब काम छोड़कर वहाँ पर आने के लिए निकल जाता है और शी के फादर के आने तक लिन लोन माफिया को गेट के बाहर रोकने के लिए बोलता है, जिसकी बात वो लोग मान जाते हैं। ये सब देखकर शी काफ़ी परेशान थी, पर लिन उसका साथ देने के लिए हमेशा की तरह खड़ा था। अब शी के फादर घर आते हैं उन लोन माफिया से बात करने के लिए, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी सेकंड वाइफ यून के फर्स्ट हस्बैंड के साथ साथ यून के फादर ने भी एक बड़ा लोन लिया था और उस लोन के अंदर उसे गारंटर बनाया गया था। अब सब मिलाकर लोन 3 मिलियन युआन का है। ये सुनकर फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उन्हें तो उस लोन के बारे में पता भी नहीं था। ऊपर से लोन माफिया फैंग को यून के फादर का कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, जहाँ पर उन्होंने लोन चुकाने से मना कर दिया था और पैसे फैंग से लेने को बोला था। फैंग के पास आने के अलावा लोन माफिया के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। यून के फादर उनका कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे और वो कहीं पर छुपे बैठे थे। यहाँ पर यून के फादर कहीं और नहीं बल्कि उसके घर पर ही छुपे हुए थे। यून को भी जब लोन की बात पता चलती है तो वो अपने फादर पर बहुत ही गुस्सा होती है। एक तो उसके फर्स्ट हस्बैंड का लोन और दूसरा उसके फादर का लोन। ऊपर से नियान के काम के लिए भी उसने फैंग से पैसे लिए थे। वैसे फैंग से लिए गए पैसों का तो हिसाब ज़रूरी नहीं है,
फेंग को थोड़ी वो पैसे वापस देने हैं, उल्टा उसे तो पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन फेंग के होते हुए उसके फादर क्यों दूसरों से पैसे लेने गए? इस बात को लेकर यून बहुत ही परेशान थी। वो अपने फादर और बेटी को फेंग से पैसे लेकर देती तो है, लेकिन उसके फादर जुए में पैसे गंवा देते हैं और उसकी बेटी नए नए बिजनेस में पैसे लगाकर उन पैसों को उड़ा देती है। यून को डर था कि कहीं ये लोन वाली बात फेंग को ना पता चले। तभी उनको फेंग का कॉल आता है, जो कि उससे लोन की बात पूछता है। पहले तो यून फेंग से झूठ बोलती है, पर उसका झूठ पकड़ा जाता है और उसे सच बोलना ही पड़ जाता है कि हाँ, उसके फादर ने लोन लिया था और इसके बारे में उसे भी पता था। ये सुनकर गुस्से में फेंग उसका कॉल कट कर देता है। यहाँ पर पूरा मामला आप शांति से खत्म करने के लिए वो लोन माफिया को खुद लोन चुकाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो लोन के इंटरेस्ट का एक भी पैसा नहीं देगा। इंटरेस्ट चाहिए तो वो उनके फादर से ले ले, जो बात माफिया मान जाता है। पर ये देखकर फेंग की मॉम यानी कि ग्रैंडमा जरा भी खुश नहीं थी। उल्टा वो तो फेंग पर गुस्सा करने लग जाती है। एक तो अच्छी खासी फैमिली उसने खराब कर दी और अब वो यून के लिए उसकी प्रॉब्लम में खुद फंसता जा रहा है। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा कि यून उसके साथ सिर्फ पैसों के लिए है। वो ऐसे ही लोगों से पैसे लेते रहेगी, उसके ही पैसे यूज करती रहेगी और फेंग सब जानकर भी अनजान बनता रहेगा। ऊपर से उनकी गलतियों को सुधारता रहेगा। शी का बॉयफ्रेंड लेना आज पहली बार उनके घर पर आया और आज फेंग की वजह से वो इतनी प्रॉब्लम में फंस गया। अपनी मॉम की ये बात सुनकर और वहाँ का हंगामा देखकर फेंग को अचानक चक्कर आ जाता है, जो इसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अपने बेटे की यह हालत देखकर ग्रैंडमा बहुत ही दुखी थी। उन्हें लगा कि उनके चिल्लाने की वजह से फेंग की हालत खराब हो गई। लेकिन तब शेलिन और ग्रैंडपा उन्हें शांत करते हैं और रिपोर्ट आने का वेट करने को बोलते हैं। रिपोर्ट आने के बाद शी और लिन को डॉक्टर से पता चलता है कि फेंग के ब्रेन में एक ट्यूमर है। ये सुनकर शी बहुत ही डर गई थी। लिन उसे शांत करके समझाता है कि इस ट्यूमर का ट्रीटमेंट हो सकता है। फिर वो फेंग की रिपोर्ट्स को देखकर उस ट्यूमर के बारे में सब कुछ समझ लेता है, जिससे लिन को समझ में आता है कि इस ब्रेन ट्यूमर सर्जरी के एक गलत मूव से फेंग की फेशियल नर्व डैमेज होकर उसे फेशियल पैरालिसिस हो सकता है और वो एक साइड से सुन भी नहीं पाएगा। लिन की ये बात सुनकर डॉक्टर को तब जाकर पता चलता है कि लिन एक फेमस न्यूरो सर्जन था। तब डॉक्टर को लिन समझाता है कि फेंग की सर्जरी जल्दी से जल्दी होनी ज़रूरी है। अपने फादर की इस हालत के बारे में जानकर शी बहुत डरी हुई थी, पर हमेशा की तरह लिन उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत देने के लिए उसके पास खड़ा था। अब जब शी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ट्यूमर की बात कहती है तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। उनसे शादी करने के बाद से उन्होंने कभी फेंग के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया और अब फेंग उनके सामने बीमार पड़ा है। उनकी बातें सुनकर शी उन्हें संभालती है। जब फेंग होश में आता है तो उसे अपनी बीमारी का पता चलता है। फेंग तो हॉस्पिटल से निकलकर किसी और हॉस्पिटल में जाना चाहता था और अपने स्पेशल डॉक्टर से सर्जरी करवाना चाहता था, पर जब लिन उन्हें इसी हॉस्पिटल में रोककर जल्दी सर्जरी करवाने की एडवाइस देता है तो फेंग लिन पर ही गुस्सा करने लग जाता है, उसकी इंसल्ट करता है। फेंग के हिसाब से तो लिन कोई बड़ा डॉक्टर है ही नहीं। ये सब सुनकर शी उसे डिफेंड करती है, पर लिन उसको इशारे से चुप करवा देता है। वो नहीं चाहता था कि शी उसके लिए अपने फादर की बीमारी के टाइम पर उनसे झगड़ा करे। वहीं नियान को मिस्टर जू की कंपनी में जाकर पता चलता है कि वो एक फ्रॉड है और अब वो कंपनी में बंद हो चुकी है। उसके फ्रेंड्स और मिस्टर जू उसके पैसे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में लगाकर भाग चुके हैं। ऊपर से उसकी वो फ्रेंड भी कोई रिच नहीं थी। नियान को लूटने के लिए वो लोग रिच होने का नाटक कर रहे थे। इधर यून को अपने फादर से फेंग के हॉस्पिटलाइज होने के बारे में और उनका पूरा लोन चुकाने के बारे में पता चलता है। यहाँ पर यून को फेंग को खोने का कोई भी डर नहीं था, बल्कि अगर फेंग मर गया तो उसका खर्चा कैसे चलेगा उसे इस बात का डर था। तभी नियान घर आकर अपने साथ हुए पैसों के फ्रॉड के बारे में उसे बताती है। ये सुनकर यून परेशान हो जाती है। फेंग भी हॉस्पिटल में है और नियान को दिए हुए पैसे भी डूब गए, तो अब उनके पास तो कोई भी पैसे नहीं बचे। परेशान होकर वो नियान को बहुत डांटती है। तभी उनके फादर उसे फेंग के पास जाकर उसकी देखभाल करने को बोलते हैं। ऐसे नाटक से फेंग का गुस्सा शांत हो जाएगा और पहले की तरह वो लोग उसके पैसों पर ऐश करेंगे। यून को भी ये बात सही लगती है। यूना फेंग को कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। वहीं फेंग अपनी मर्जी के एक अच्छे हॉस्पिटल में आ गया था, पर वहाँ का डॉक्टर भी ट्यूमर को लेकर सेम वार्निंग फेंग को दे रहा था। यहाँ तक कि वो डॉक्टर फेंग को लिन से ट्रीटमेंट लेने की एडवाइस देता है। भले ही लिन सर्जरी ना करे, लेकिन सर्जरी में उसकी गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट है। शी भी डॉक्टर की इस बात पर एग्री करती है, पर फेंग कहाँ उनके सुनने वाला था। वो किसी भी कीमत पर लिन से ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता था। अब रात को फेंग का असिस्टेंट उन्हें उनका कॉल आने की बात कहता है, तो फेंग उसे उनको आज से पैसे देने से मना कर देता है। साथ ही उसके सभी कार्ड्स भी ब्लॉक करने को बोलता है। फेंग की ये बात मानकर असिस्टेंट उसे कॉल करके यही बात बोल देता है। अब
तो यून पूरी तरीके से डर चुकी थी। फेंग अगर उसे इग्नोर करता रहा और उसे पैसे देना सच में बंद कर दिया तो वो लोग ऐसी लग्जरी लाइफ कैसे जिएंगे। अचानक यून नियान के साथ हुए पैसों के फ्रॉड को लेकर कंप्लेन करने का सोचती है। अगर फ्रॉड करने वाले पकड़े गए तो पैसे उसके पास ही रहेंगे, फेंग को वापस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। नियान की एक और दोस्त का भी पैसा डूबा हुआ है और वो भी नियान को कॉल करके कंप्लेन करने की बात बोलता है। दोनों माँ बेटी अब फ्रॉड को लेकर पुलिस कंप्लेन करने जाते हैं। अगले दिन फिर शी और लिन को ग्रैंडमा से पता चलता है कि फेंग किसी जर्मनी के एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। वो किसी की भी बात नहीं सुन रहा। हालांकि लिन जब उस डॉक्टर का नाम सुनता है तो वो उसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने की एडवाइस देता है। उसके हिसाब से विलियम अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि विलियम जर्मनी से 10 दिन के बाद ही चाइना आएगा और फेंग की सर्जरी तुरंत करना ज़रूरी है। फिर भी ये बात बोलकर डॉक्टर फेंग को टेंशन नहीं दे सकते, नहीं तो उसके ब्रेन में तकलीफ होगी। तब शी अपने फादर को लिन से सर्जरी करवाने को लेकर समझाने के लिए उसके पास आती है, पर उस टाइम फेंग गुस्से में किसी से कॉल पर बात कर रहा था और शी को देखकर फेंग उस पर गुस्सा करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगा कि शी पुलिस के पास पैसों का फ्रॉड होने को लेकर कंप्लेन करने गई है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि शी आखिर पैसे के स्कैमर के ऊपर उड़ा रही है। असल में कंप्लेन तो नियान करने गई थी। वहाँ पर नियान ने पुलिस के सामने खुद को फेंग की बेटी बोलकर इंट्रोड्यूस किया था, जबकि वो स्टेप डॉटर है। ये बात शी समझ जाती है। सालों पहले नियान ने उस पार्टी में भी खुद को फेंग की रियल डॉटर की तरह इंट्रोड्यूस किया था और लिन के साथ अपनी डेट फिक्स कर ली। और उससे मिलने जाते टाइम लिन का एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से आज तक लिन सर्जरी नहीं कर पा रहा। सालों तक लिन शी को अपनी बर्बादी का कारण समझ रहा था, क्योंकि उसके लिए तो शी फेंग की रियल डॉटर है। नियान को तो वो जानता भी नहीं था। इतना सब कुछ होने के बाद भी नियाना फिर से वही गलती कर रही है और फिर से शी पर ही पैसे बर्बाद करने का इल्जाम लग रहा है। नियान और उनकी वजह से उनकी फैमिली के साथ साथ लिन का भी करियर बर्बाद हुआ है। फेंग को तो लिन से माफ़ी मांगनी चाहिए, पर फेंग उल्टा उसे इंसल्ट किए जा रहा है। यहाँ पर ग्रैंडमा भी फेंग पर गुस्सा करती है। तब जाकर फेंग को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। वहाँ पर खड़ा हुआ लिन शी की ये बातें सुन लेता है, पर वो इस बात पर शी को नहीं रोकता, सिर्फ उसे हक करके शांत करने लग जाता है। तब तक वहाँ पर शी की मॉम जियांग भी आ चुकी थी, जो सिर्फ वहाँ पर फेंग को एक बार देखने के लिए आई थी, एक एक्स वाइफ होने के नाते। और फेंग को देखने के बाद वो पहले तो ग्रैंडमा को घर जाने के लिए कैब तक छोड़ती है और फिर शी और लिन को अपने साथ घर पर लेकर जाती है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।